हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करने वाले हैं हम ईवीएस की क्लास की, और जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो सीटेट ने अपनी पुरानी पेपरों में पूछे हैं, यानी कि जो 2020, 21 और 22 और 23, यानी कि 23 अगस्त में जो हुआ है, उन सभी प्रश्नों को हम रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि सीटेट अधिक से अधिक पुराने प्रश्नों को ही घुमा फिरा कर पूछता है। तो कंटेंट के साथ हम पेडागोजी का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि 15 प्रश्न कंटेंट से आते हैं और 15 प्रश्न पेडागोजी से आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, और यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी थी? तो दिशा और दूरी वाले सवाल ईवीएस से बहुत पूछे जाते हैं, और हर शिफ्ट में, चाहे वो ऑनलाइन हुई थी या अगस्त वाला ले लो, हर पेपर में एक से दो सवाल दूरी वाले प्रश्नों से बनते ही बनते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। और कैसे होगा, इसको हम अभी बताते हैं। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की कुल दूरी है 2268, और रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में लेती है 42 घंटे का समय। आपको पता ही होगा कि चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 2268 और समय दिया है 42 घंटे का। तो जब 42 से हम 2268 को भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 54 किलोमीटर। हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम इसको चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 को 5/18 से डिवाइड करेंगे, और जब 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब 18 से 54 को काटेंगे तो आएगा 3, और 3 की जब 5 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है, और जो ए के ठीक उत्तर में 120 दूरी पर बैठा है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। क्योंकि बी और ए के बीच की दूरी है 50 मीटर, और ए की बीच की दूरी है 120 मीटर, तब ये ट्रायंगुलर बन जाएगा। और जब हमें बी से ए की दूरी निकाली जाएगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर गुणा प्लस लंब स्क्वायर। तो दिया हुआ है ए ओ की दूरी 50 और ओ बी की दूरी 120। तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 169 और जब इसका वर्ग करेंगे तब आ जाएगा, अंडर रूट हटेगा इसका, 130 मीटर। तो ए बी जो है ए के सापेक्ष ए की दिशा में 130 मीटर दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ है। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ए,
सिलात भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि सिलात चिंपैंजी बनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये भी गलत हो जाता है और पहला वाला भी गलत हो जाता है। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं। और चौथा हमारा ऑप्शन है स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते रहते हैं। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनपाधारी प्राणी होता है। स्लॉथ दो प्रकार के होते हैं, दो पंजे वाले और तीन पंजे वाले, तथा इनकी 6 प्रजातियां हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और ये इतने आलसी होते हैं कि पेड़ सर पूरे हर टाइम उतरते ही नहीं है। सिर्फ जब ये उसी पेड़ पर की सारी पत्तियां खा लेते हैं तब उसके बाद ही उतरते हैं और दूसरे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की ये प्रक्रिया है। इसका सही होता है ऑप्शन ए, फिल्ट्रेशन। जब हम किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की ये प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है, जिसको हम छानना कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है उसे निस्यंदन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जिस फिल्टर पेपर का उपयोग होता है वह ठोस कणों को पार नहीं होने देता है और द्रव या गैसीय कणों को आसानी से पार होने देता है, जिससे ठोस कण और द्रव के कण अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार द्रव शुद्ध हो जाता है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है और इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1.177 किलोमीटर। चूंकि गोलकुंडा के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की जमीन पर दूरी 110 मीटर है और फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो जब 110 को 10.7 से हम गुणा करेंगे तो आएगा 1177 मीटर। और 1177 को जब हम किलोमीटर में दिखाएंगे तो हमें 1000 से भाग देना होगा और जब भाग देंगे तो 1.177 किलोमीटर आ जाएगा। तीन राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है? यानी कि हमें वह राज्य बताना है जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के किनारे पर अरब सागर है। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि केरल के भी तट पर अरब सागर है। उसके बाद आता है ऑप्शन सी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि इन तीनों के किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। और चौथा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो केरल और कर्नाटक के किनारे पर अरब सागर हो जाता है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व में। मध्य प्रदेश
को देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 8850 मीटर। अगर यूपी टेट पूछता तो आप लिखते 8848 मीटर, लेकिन सी टेट में जब भी ये प्रश्न आए तो आपको ऊंचाई लगानी है 8850 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग 8850 मीटर ऊंचा है और ये हिमालय की चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा स्वर्ग का शीर्ष नाम से जाने जाते हैं और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 1134 मीटर है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये सही हो जाता है। बी, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। ए भी करेक्ट और बी भी करेक्ट। ये वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। और उसके बाद आता है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में किया जाता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता, तो ये भी सही हो जाता है। और ऑप्शन 4 है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तुम्हारा सही हो जाता है ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। खेजड़ी ये पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान से, क्योंकि वहीं पर बारिश कम होती है। कथन अनुसार मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और हमारे घर मिट्टी से बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है और घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। कथन अनुसार ऐसे छात्र राजस्थान राज्य में निवास करते हैं और ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति पाई जाती है। किसी सभा में अपना परिचय देते हुए समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से। अगर नारियल का तेल दिया होता तो होता गोवा से। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ऐसे छात्र जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर की जलवायु शीतल होती है और सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होते हैं और ये शरीर को गर्म रखता है और सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है क्योंकि सरसों के तेल में मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर होता है। निम्नलिखित कथनों का में से सही कथन को चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है, तो ये
गलत हो जाता है। लगभग 100 किलोग्राम तक पत्तियां। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी अत्यंत कम आराम करते हैं, क्योंकि ये पूरे टाइम घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम तक होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाता है और हमें सही ही बताना था। और अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोता है, तो ये भी गलत हो जाता है। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, यानी कि उस जो चीजें हम चुनेंगे उनके प्रयोग से कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। ऑप्शन ए पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन। तो इसमें कागज से, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इनमें ऐसे वस्तु नहीं है जिसका पुनः दोबारा उपयोग किया जा सके। चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतलें, बैटरी, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डब्बा, तो ये हमारा सही जवाब हो जाता है, क्योंकि इनके उपयोग के बाद हम इनसे दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज और प्लास्टिक फूलदान, ये भी गलत हो जाता है। सही मिलान कीजिए। एक तरफ खाने की चीजें दी गई हैं और दूसरे तरफ राज्य दिए गए हैं। छोले भटूरे, छोले भटूरे, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बनी पकी मछली और नारियल के तेल में पकी मछली। तो सरसों के तेल में अभी हमने पढ़ा है पिछले प्रश्न में, तो सरसों के तेल की मछली कहाँ खाई जाती है? कश्मीर में। उसके बाद नारियल के तेल में बनी मछली, तो इसका सही जवाब होता है गोवा। नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, इसका सही जवाब हो जाता है केरल। और छोले भटूरे, तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तराखंड। यानी कि ए का सी, दो का बी और तीन का डी और चौथे का ए, यानी कि सी बी डी ए। इसमें पांचवा ऑप्शन दिया है पंजाब, तो छोले भटूरे को हम उत्तराखंड में न लगाकर पंजाब के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि छोले भटूरे उत्तराखंड का नहीं पंजाब की डिश है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ई बी डी ए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। छोले भटूरे पंजाब, नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका केरल, सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर और नारियल के तेल में बनी पकी मछली गोवा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आज हमने ईवीएस में पूछे जाने वाले कंटेंट के 15 प्रश्नों को देखा और उनसे जुड़ी एक्सप्लेन को भी अच्छे से रिवाइज किया। कल को हम इसी से जुड़े 15 पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम तक हम 20 पेपर और 20 पेडागोजी के सेट, यानी कि लगभग 300 प्रश्न देख चुके होंगे, जिससे हमारी तैयारी और अच्छी
हो जाएगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम करते हुए चलेंगे।